अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल काम क्या है? आपने यकीनन समंदरों के ऊपर बड़े बड़े ब्रिज बने देखे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी के अंदर ये तामीरात कैसे होती हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स को क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? वो मजदूर जो इन बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा होते हैं, वो पानी के अंदर इन पुलों की तामीर को मुकम्मल करने के लिए किस तरह तेज धार समुद्री धारों के खिलाफ सख्त जदोजहद करते हैं, और ऐसे में अगर किसी सिविल इंजीनियर से कोई गलती हो जाए तो समुद्री पानी के बीचों बीच कैसे उस गलती से निपटा जाता है। प्यारे साथियों, पानी के अंदर किसी भी किस्म की तामीरात करना बिलाशुबा सिविल इंजीनियरिंग का सबसे मुश्किल टास्क होता है। इसमें कई सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, कई तरह की मुश्किलात पेश आती हैं, जिनका हल तलाश करने के लिए कई साइंस के मुख्तलिफ शोबों से मदद ली जाती है। ये काम अच्छी खासी महारत मांगता है। हालांकि ये कंस्ट्रक्शन पानी के अंदर होती है, इसके बावजूद आज के इंजीनियर्स पानी के अंदर किसी भी किस्म का तामीराती ढांचा बनाते वक्त पानी से मुकम्मल तौर पर गुरेज करते हैं। ऐसा सोचना और अमली तौर पर इस काम को करना दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं। सोचने की बात यह है कि समंदर की गहराई में किसी भी प्रोजेक्ट की बुनियाद डालते वक्त उस जगह मौजूद पानी से भला कैसे बचा जा सकता है। तो आपको बताते चलें कि तामीराती इलाकों से पानी निकालने के लिए इंजीनियर्स को वहाँ एक आरजी डैम बनाना होता है, जिसे कोफर डैम का नाम दिया जाता है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि कोफर डैम को पानी के अंदर कैसे बनाया जाए। तो इस काम के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पाइल ड्राइविंग हैमर मशीन की मदद से गाइड पाइल्स के ढेरों को खड़ा किया जाए। ये गाइड पाइल कोफर डैम की तामीर के लिए बुनियाद का काम करते हैं। इसके बाद कारकुन इसी पाइल ड्राइविंग मशीन की मदद से कई शीट्स के लंबे लंबे पाइल्स को मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। इन शीट पाइल्स के दोनों सिरों पर आपस में जुड़े हुए कनेक्शन होते हैं, जिससे ये इतनी अच्छी तरह लाक हो जाते हैं कि पानी का लीकेज कम से कम हो जाता है। इन शीट पाइल्स को समंदर की जमीन के अंदर इस हद तक धंसा दिया जाता है कि ये समंदर की सतह के बिल्कुल आखिरी सिरे पर पहुंच जाते हैं, यानी समंदर की जमीन को टच करते हैं। इन शीट पाइल्स की तरतीब भी एक खास किस्म की होती है, जो कोनों से शुरू होकर मरकज की तरफ आती है। इस खास तरतीब की वजह से डैम को मजबूती मिलती है। प्यारे साथियों, क्या आपने पाइल ड्राइविंग हैमर मशीन के बारे में इससे पहले कुछ सुना था? इसकी मदद से सिर्फ शीट पाइल्स को ही नीचे नहीं धकेला जाता, बल्कि ये इन्हें मिट्टी के अंदर फिक्स रहने में मदद देती है। आप जरा सोचिए कि अगर शीट पाइल्स को सिर्फ मिट्टी के अंदर दूर तक धंसा दिया जाए तो क्या वो वहाँ मजबूती से खड़ी रह पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि इन्हें वहाँ फिक्स करने के लिए भी यही मशीन काम आती है। एक और मसला ये भी होता है कि सतह समंदर इस कदर सख्त होती है कि अगर उस मशीन के जरिए पाइल्स को नीचे ले जाकर जमीन में दबाने की कोशिश की जाए तो जमीन इतनी सख्त होती है कि ये पाइल्स टेढ़ी मेढ़ी होकर खराब भी हो सकती है। यही वजह है कि इस मशीन में मौजूद पेनिट्रेट का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मकसद जमीन के उस हिस्से को नरम करना होता है ताकि उसमें शीट पाइल्स डाली जा सके। इस काम को करने के लिए उस मशीन के कुछ हिस्से वाइब्रेशन का काम करते हैं। अगर इस मशीन को गौर से देखा जाए तो दो तेज धार हिस्से नजर आते हैं, जो मुखालिफ सिमत में मुसलसल घूमते और वाइब्रेट करते रहते हैं, और इस अमल से जमीन शीट पाइल्स के लिए नरम हो जाती है। ये तमाम जरूरी सामान, शीट पाइल्स और बाकी जरूरी मशीनरी तामीराती जगह पर ले जाने के लिए एक फ्लैट सतह वाला जहाज इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ब्रिज कहा जाता है। डैम की तामीर के सिलसिले में एक सबसे बड़ा मरहला होता है कोफर डैम से पानी निकालना, लेकिन ऐसा करने से पहले इंजीनियर्स के पास एक और अहम काम होता है। ये काम उस मिट्टी का तफसीली जियो टेक्निकल मुताला होता है जहाँ कोफर डैम बनाना होता है। सबसे पहले इंजीनियर समंदर के नीचे जमीन का इंतखाब करते हैं ताकि वहाँ मुस्तकिल बुनियादों पर बनाए जाने वाले डैम का ढांचा मजबूती से खड़ा रह सके। मिट्टी की मजबूती की पैमाइश के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले टेस्ट को पेनिट्रेशन टेस्ट कहा जाता है। इस टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली डिवाइस की मखरूती नोक मिट्टी में घुस जाती है। उस पर लगे हुए सेंसर मिट्टी की रगड़ और सख्ती के बावजूद उस वक्त तक काम करते रहते हैं जब तक वो सतह समंदर तक ना पहुंच जाए। जब ये डिवाइस एक झटके से रुक जाए तो पता चल जाता है कि ये सतह समंदर तक पहुंच चुकी है। इस टेस्ट की मदद से इंजीनियर्स को अंदाजा हो जाता है कि शीट पाइल्स कितनी गहराई तक जा सकेंगी और समंदर की तह में मौजूद जमीन की आखिरी सतह तक पहुंच सकेंगी। इन शीट पाइल से पानी लीक न हो, इसलिए इस काम को बेहद बारीकी और महारत से किया जाता है। सिंगल लेयर शीट पाइल्स अक्सर पानी का लीकेज रोकने में नाकाम हो जाती हैं, इसलिए इन्हें अक्सर डबल लेयर में लगाया जाता है। इनके दरमियान की जगह दानेदार मवाद जैसे रेत, बजरी या टूटी हुई चट्टान से भरी होती है ताकि पानी को जरा सा भी लीक होने से रोका जा सके। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक मरतबा जब सारे पानी को कोफर डैम से हटा दिया जाता है, इसके बावजूद भी ये इम्कान मौजूद रहता है कि किसी भी
अंदरूनी कमजोरी की वजह से डैम एकदम से गिर सकता है। इस हादसे से बचने के लिए शीट पाइल्स को साथ साथ जोड़ते हुए एक ब्रेसिंग फ्रेम का ढांचा खड़ा किया जाता है। इस ढांचे के कई मुख्तलिफ तरह के हिस्से होते हैं, जिनमें व्हील, स्टर्स और ब्रेसेस ज्यादा वाज़े नजर आते हैं। ये डैम को एक लैटरल सपोर्ट फ्राहम करते हैं और कोफर डैम की दीवारों की अंदरूनी हरकत को भी रोकते हैं। इस सारे प्रोसेस के बाद कोफर डैम अब पानी को रोकने का एक इंतहाई मजबूत जरिया बन जाता है। इसके बाद इस सारे हिस्से का बेड रॉक यानी सतह समंदर तक पानी खुश्क हो जाता है और जिस स्ट्रक्चर के लिए ये डैम बनाया जाता है उसकी तामीर शुरू कर दी जाती है। लेकिन इस दौरान जब भी कोफर डैम से पानी को हटाए जाने की जरूरत पेश आती है तो दबाव की वजह से पानी का इखराज पैदा हो सकता है। पानी के इस इखराज को रोकने के लिए भी एक बहुत अहम प्रोसेस किया जाता है जिसे कंक्रीट सेल कोर्स कहा जाता है। इस प्रोसेस में सतह समंदर की मिट्टी के ऊपर कंक्रीट सेल कोर्स तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कंक्रीटिंग की जाती है, जो पानी के लीकेज को रोकने के लिए मजबूत बुनियाद के तौर पर काम करती है। कंक्रीट सेल कोर्स को पाइल ड्राइविंग हैमर मशीन के जरिए से समंदर की सतह में मुकम्मल किया जाता है। इसके लिए लोहे की सलाखें बुनियादों में रखी जाती हैं और इनके ऊपर कंक्रीट डाली जाती है। कंक्रीटिंग के अमल में आला काम की सलाहियत के साथ खसूसी सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सील कोर्स और डैम की सतह के दरमियान मजबूती को यकीनी बनाया जाता है। एक बार जब कंक्रीट सील कोर्स तैयार हो जाए तो इसका मतलब है कि किसी भी किस्म का स्ट्रक्चर बनाने के लिए समंदर की जमीन अब तैयार है, लिहाजा बाकी तामीराती काम भी शुरू कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक पुल बनाया जा रहा हो तो उसके लिए आला मयार की मजबूत सलाखों को बुनियाद में रखा जाता है, जो पानी के दबाव और पुल के बोझ दोनों को बर्दाश्त करती है। पुल की इस बुनियाद को मजबूती हासिल करने में 14 से 28 दिन लगते हैं। एक बार जब पुल की ये बुनियाद अच्छी तरह से मजबूत हो जाए तो कोफर डैम को हटा दिया जाता है, लेकिन ढांचे की सालमियत को बरकरार रखने के लिए कंक्रीट सेल कोर्स सतह समंदर में मौजूद रहता है। इस सारे प्रोसेस के बाद इंजीनियर्स इस बात के लिए पुरएतमाद होते हैं कि इनका ये स्ट्रक्चर और पुल के लिए डाली गई बुनियाद अब एक भारी पुल को सहारा देने के लिए तैयार है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना आपके लिए एक दिलचस्प तजुर्बा होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।